Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. As we were discussing and continuing with the Constitution of India, in my last video I have discussed with you the Article 12 of the Fundamental Rights. Article 12 describes the definition of the state, and the link of that video will be mentioned to you in the comment section. तो आप वहाँ से अपना लास्ट वीडियोस के जो लिंक है वो देख सकते हैं. In this video, we are going to discuss and continue with Article 13. Basically, जो Article 13 है वो mention करता है laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Like state जो है basically main जो article है वो 13 ये बताता है कि state ऐसा कोई भी law नहीं बना सकती जो कि fundamental rights को affect करे, ठीक है. और इनकंसिस्टेंट जो वर्ड है, इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है असंगत, ठीक है. ऐसा कोई भी लॉ नहीं बने जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो, ठीक है. तो हम थोड़ा सा आर्टिकल 13 के अंदर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन मेंशंस दैट आर्टिकल 13 इज द की प्रोविजन एज इट गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स एंड मेक्स देम जस्टिशिएबल. जो वर्ड जस्टिशिएबल है ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब हमने बेसिक फीचर्स डिस्कस करे थे फंडामेंटल राइट्स के. जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. गॉट इट. Article 13 is a protective provision and an index of the importance and preference that the framers of the Constitution gave to Part 3rd of the Constitution. ठीक है. Article 13 of the Constitution not only declares the pre-constitution law as void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights, it also prohibits the state from making a law which either takes away totally or abrogates in part a fundamental right. Basically this line says that Article 13 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को वॉइड तो बताता ही है, साथ में स्टेट को ये प्रोहिबिट भी कर सकता है कि आइदर इन टोटल और एब्रोगेट्स इन पार्ट, कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाए जो कि इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स से. The effect of Article 13 is that the fundamental rights cannot be infringed by the government either by enacting a law or through administrative action. Government ऐसा कोई भी law नहीं बनाए either through administrative action या फिर enact करके जो कि fundamental rights को affect करेगा. ये बात करी है हमने introduction के अंदर. थर्ड स्लाइड जो है बेसिकली आप, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है जिसमें आर्टिकल 13 मेंशन्ड है वो आप अपने साथ रखें, तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लॉजेज हैं. जो फर्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 13 का वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बताता है. प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का मतलब है जो बिफोर द कमेंसमेंट से पहले जो लॉज थे उनकी क्या पोजीशन रहेगी आज की तारीख में फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है. तो आई एम रीडिंग फॉर यू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of inconsistency be void. ठीक है. ये मेंशन कर रहा है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे कमेंसमेंट से पहले वाले जो इनकंसिस्टेंट होंगे, कितना एक्सटेंड तक वो इनकंसिस्टेंसी अफेक्ट करेगी फंडामेंटल राइट्स को, वो वॉइड कहलाएगा. आगे है, इट डिक्लेयर्स दैट ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकंसिस्टेंसी. जितने एक्सटेंट तक वो अफेक्ट करेंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे वो सब वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे विद द फंडामेंटल राइट. It becomes void from 26th January 1950, the date on which the Constitution of India came into force. तो 26th January 1950 से वो सब void declare कर दिए जाएंगे.
but they becomes void only after the court holds them inconsistent with fundamental rights. डायरेक्टली वो सब void नहीं होंगे, हमें उन्हें void करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें जुडिशरी के पास अप्रोच करना पड़ेगा, तभी हम उन लॉज को इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर करवा सकते हैं. So long as the courts do not hold them to be so, they shall continue to remain in force. अगर कोर्ट जो है, हमारा अपेक्स कोर्ट जो है, वो मना कर देता है कि दैट दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, तो जो लॉज होंगे वो कंटिन्यू होंगे टू रिमेन इन फोर्स. ये जो सिचुएशन है ये मैंने आपके लिए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है वो मेंशन करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का मतलब है आफ्टर द कमेंसमेंट. ठीक है, तो आफ्टर द कमेंसमेंट के बाद जो सिचुएशन है, अगर ऐसे कोई लॉ बनते हैं तो वो उस एक्सटेंट तक जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे. तो आई एम रीडिंग दिस. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो कि हमसे छीन लिया जाए हमारे राइट को, जो इस पार्ट में कन्फर किया गया है. एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड. और ऐसा कोई भी लॉ बनता है इस क्लॉज के अगेंस्ट में, कॉन्ट्रावेंशन में, तो उस एक्सटेंट तक वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. क्लियर हुआ ये चीज. नेक्स्ट स्लाइड में ये दे रखा है, इसको और एक्सप्लेन करते हुए हम एक केस भी ले रहे हैं, दैट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उससे पहले का मेंशन कर रहे हैं, इट इज द क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच डील्स विद द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज. इफ एनी सच लॉ वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, इट बिकम्स void ab initio, that is from its inception. अगर ऐसा कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, तो वो जो लॉ होगा वो void ab initio होगा, that is from its inception. The effect of Article 13 Clause 2 is that no fundamental right can be infringed by the state either by legislative or administrative action. फंडामेंटल राइट को भी इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा स्टेट के थ्रू, दोनों एक्शन के थ्रू, ईदर बाय द लेजिस्लेटिव एक्शन और द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज आर्टिकल 13 मेक्स द जुडिशरी एंड स्पेशली द अपेक्स कोर्ट एज द गार्जियन, प्रोटेक्टर एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट. बेसिकली अगर हमें किसी लॉ को वॉइड डिक्लेयर करवाना है तो हम जुडिशरी के पास अप्रोच करेंगे, एंड स्पेशली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अपेक्स कोर्ट है, वो कैसे वर्क करेगा एज द गार्जियन, प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट. ठीक है, कोर्ट का ही काम होगा किसी लॉ को वॉइड डिक्लेयर करना. आगे है, इट इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स टू असेस इंडिविजुअल लॉज vis-a-vis the fundamental right so as to ensure that no is a fundamental right. कोर्ट ही इंश्योर करेगी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे. नाउ वी आर डिस्कसिंग द केस इन इट, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1980. इसमें यह हेल्ड हुआ, इट इज द फंक्शन ऑफ द जजेस ने देयर ड्यूटी टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द लॉज. जजेस की ड्यूटी है कि वो लॉज की वैलिडिटी को बताएंगे. इफ कोर्ट्स आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ दैट पावर, द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड ऑन द पीपल विल बिकम अ मेयर एडॉर्नमेंट बिकॉज राइट्स विदाउट रेमेडीज आर एज रिट इन वाटर. ठीक है, अ कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल देन बिकम अनकंट्रोल्ड. अगर हम इन लॉज को जो बने हुए उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इस तरीके से वर्क करेंगे कि जैसे एक रिट एक वाटर में फ्लोट कर रही है विदाउट एनी रेमेडीज. ठीक है, तो वो लॉज जो होंगे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकेंगे और वो एडॉर्नमेंट की तरह रहेंगे.
इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं। क्लॉज 3 के अंदर दो सब क्लॉजेस हैं, सब क्लॉज ए जो कि लॉ की डेफिनेशन के बारे में बताता है और सब क्लॉज बी जो लॉज इन फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो हम सब क्लॉज ए है उसमें लॉ की डेफिनेशन क्या मेंशन कर रही है, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. All these things, ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, customs, usage, इन सबको हमने लॉ की कैटेगरी में लिया है and they are having the force of the law. This means that not only a piece of legislation but any of the things mentioned here can be challenged as infringing a fundamental right. इन सब चीजों को हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्रिंज कर सकती हैं। थोड़ा इलैबोरेटली अगर हम कमेंट्स में जाएं तो डेफिनेशन ऑफ लॉ मेंशन करती है permanent laws enacted by the parliament or the state legislature. क्लियर हुआ ये चीज? फर्स्ट पॉइंट जो है डेफिनेशन ऑफ लॉ का यही मेंशन कर रहा है व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन अ इलैबोरेट फॉर्म, वो ये कह रहा है परमानेंट लॉज विच आर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड मेंशन इज टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस issued by the president or the governor. आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, दैट इज फॉर द टेम्परेरी पीरियड, तो वो भी लॉ की कैटेगरी में आएगा। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। अगर कोई गैजेटेड नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जारी कर रही है, कोई रूल बना रही है रूल बुक के अंदर, वो सारे लॉ की कैटेगरी में आएंगे। फोर्थ पॉइंट इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम्स और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। जैसे हमारे हिंदू एक्ट के अंदर कस्टम्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हम उन कस्टम्स को भी और जो यूसेज है जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं उन सबको भी लॉ की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मेंशंस दैट thus not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as violating a fundamental right and hence can be declared as void. जो भी हमने पहले वाली स्लाइड में बात करी है नोटिफिकेशन, रूल्स, ऑर्डर्स की, इन सभी को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं बाय अप्रोचिंग दी सुप्रीम कोर्ट, दी अपेक्स कोर्ट। सब क्लॉज बी जो है वो मेंशन करता है लॉज इन फोर्स, जो अभी हमारे कंटिन्यूएशन में है, अभी चल रहे हैं। तो मेंशन है इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. जो रिपील नहीं हुए हैं और अभी तक कमेंसमेंट से पहले से लेकर अभी तक भी हमारे कंट्री में कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, ईदर क्रिएटेड और पास बाय द लेजिस्लेचर या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट और अपेक्स कोर्ट जा सकते हैं फॉर टू मेक देम एंड डिक्लेयर देम एज void if they are infringing our fundamental right. नेक्स्ट इज आर्टिकल 13 के अंदर हम 4 डॉक्ट्राइन्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिविटी, नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। इनका हम डिटेल्ड में एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिविटी। आप दो वर्ड्स पढ़ते हैं, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज एंड एक प्रोस्पेक्टिव लॉज।
जो आर्टिकल 13 है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, दैट इज विच इज लाइकली टू हैपन एट अ फ्यूचर डेट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, जो फ्यूचर में होने वाला है। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13 इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। आर्टिकल 13 रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है दैट इज डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस। पास्ट इवेंट्स यानी पूर्व प्रभावी नहीं है, और सिचुएशंस। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है भावी, दैट इज लाइकली टू हैपन एट अ फ्यूचर डेट। हम फ्यूचर में जितने भी लॉज आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज inconsistent with fundamental rights will become void only after the commencement of the constitution। जो भी लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने हुए हैं, उनको हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारा उसके बाद भी void डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, उनको void डिक्लेयर करवा सकते हैं। दे आर नॉट void ab initio। A declaration of invalidity by the courts will be necessary to make the laws invalid। एक डिक्लेरेशन होना चाहिए आपके पास उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करवाने के लिए, और हम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज सेकेंड डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है वो आपकी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर आती है। First line mentions is the prospective nature of Article 13 Clause 1 has given rise to the doctrine of eclipse। आगे की स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है वो भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं वेदर द लॉ हैविंग बिकम वॉइड वाज डेड। एक क्वेश्चन अराइज हुआ था जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को कंसीडर किया, दैट इज वेदर द लॉ हैविंग बिकम वॉइड वाज डेड वंस फॉर ऑल। क्या एक ही बार में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड सो कुड नॉट बी रिवाइटलाइज्ड बाय अ सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट without being reenacted or whether it was revived automatically। जो भी हमने लॉ बनाया है वो इजीली और एक ही बार में डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू रिवाइटलाइज होगा, रिवाइव होगा, या फिर अपने आप विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको हमने बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का जो ओरिजिन है वो इसी केस में आया था। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। इट वाज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो हमने पहले प्रॉब्लम जो वेदर से डिस्कस करी है वो इनशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इन बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1955। The doctrine of eclipse envisages that a pre-constitution law inconsistent with a fundamental right was not wiped out altogether। जो भी लॉ जो है वो completely wiped out नहीं हो जाएगा from the statute book after the commencement of the constitution as it continued to exist। वो exist करेगा in respect of the rights and liabilities which had accrued before the date of the constitution। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बेसिकली आपकी ये मेंशन करती है कि जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कमेंसमेंट से पहले बने हुए हैं वो कंप्लीटली स्टैट्यूट बुक से खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो ओवरशैडोड रहेंगे, मोरिबंड कंडीशन के अंदर रहेंगे। वो एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन अक्रूड रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ मेंशन कर रहा है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट नलिटी और void ab initio but becomes only unenforceable। वो नल नहीं होंगे, void ab initio नहीं होंगे, but only unenforceable होंगे, that is remains in a moribund condition। It is
ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट, वो ओवरशैडोड रहेंगे फंडामेंटल राइट से, एंड रिमेन्स डोरमेंट बट इट इज नॉट डेड। स्टैट्यूट बुक्स में भी रहेंगे लेकिन उनका कोई काम नहीं होगा, वो डोरमेंट पोजीशन में रहेंगे। आप इस तरीके से इसको समझिए कि जैसे एक फर्म होती है, पार्टनर होते हैं उसमें बहुत सारे, तो बहुत सारे स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं, डोरमेंट पार्टनर्स भी होते हैं, उनका कोई भी इफेक्टिव रोल नहीं होता है उस फर्म के अंदर, ठीक है, लेकिन दे एग्जिस्ट। सिमिलरली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मेंशंस दैट कि जो लॉ होगा वो एग्जिस्ट करेगा स्टैट्यूट बुक के अंदर, लेकिन वो ओवरशैडोड रहेंगे फंडामेंटल राइट से, वो डेड नहीं होंगे, ठीक है। और जब कभी भी इन फ्यूचर कभी भी उनकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें रिवाइव कर दिया जाएगा। तो मैं आगे है, such laws are not wiped out entirely from the statute book, they exist for all past transactions। उन लॉ के फेवर से जो भी पास्ट ट्रांजैक्शंस उन लॉ पे डील हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। एंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स acquired and liabilities incurred before the present constitution came into force, and for the determination of rights of persons who have not been given fundamental right by the constitution, example non-citizens। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में भी आती है और क्लॉज 2 के अंदर भी आती है। बेसिकली जो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी का जो कंटेक्स्ट है वो आप आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका सेक्शन 10 जो है वो भी सीवरेबिलिटी की बात करता है। सीवरेबिलिटी के जो हम इजीली अगर इसे समझें कि भाई अगर कोई भी लॉ बना हुआ है और कोई भी ऐसा पार्ट है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसे सेपरेट कर दिया जाएगा। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। It mentions that this doctrine means that if an offending provision can be separated, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो ऑफेंड कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, और अगर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है अगर उससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, देन ओनली दैट पार्ट विच इज ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो सिर्फ जो पार्ट ऑफेंडिंग है उसको हम सेपरेट करके वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यूट, और पूरे स्टैट्यूट को हम खत्म नहीं करेंगे, ओनली दैट पार्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट एंड इज एन ऑफेंडिंग प्रोविजन, दैट प्रोविजन इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आर्टिकल 13 जब आप रीड करेंगे तो इट यूजेस द वर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, विच मीन्स दैट व्हेन सम प्रोविजन ऑफ द लॉ इज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई प्रोविजन है लॉ का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है, देन ओनली द रिपग्नेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ इन क्वेश्चन शैल बी ट्रीटेड बाय द कोर्ट एज वॉइड एंड नॉट द होल स्टैट्यूट। जो रिपग्नेंट प्रोविजन है वो कोर्ट के थ्रू वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा और होल स्टैट्यूट एज इट इज रहेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट, द अबव प्रोविजन मीन्स दैट एन एक्ट में नॉट बी वॉइड एज अ होल, जो पूरा एक्ट जो है उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, only a part of it may be void, and if that part is severable from the rest which is valid, then the rest may continue to stand and remain operative। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो जो रेस्ट वैलिड पोर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा और ऑपरेशन में और रिमेन ऑपरेटिव रहेगा। आगे पढ़ते हैं। The act will then be read as if the invalid portion was not there, और जो
होल स्टैट्यूट है, एंटायर स्टैट्यूट है, उसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि जो इनवैलिड पोर्शन हमने निकाला है, उसमें से सेपरेट करा है, सीवियर करा है, वो कभी था ही नहीं, was not there. If it is not possible to separate the valid from the invalid portion, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जब वैलिड पोर्शन को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं इनवैलिड पोर्शन से, देन द होल ऑफ द स्टैट्यूट विल हैव टू गो. तो हमें जो पूरा एंटायर स्टैट्यूट है और जो पूरा होल स्टैट्यूट है उसी को वॉइड डिक्लेयर कर देना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड में डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी का एक केस मेंशन है, दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, दैट इज ऑफ 1951 सुप्रीम कोर्ट. इसके कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, तो हम रीड कर रहे हैं. 8 sections of the Bombay Prohibition Act 1949 were held ultra vires on the ground that they infringed the fundamental right of the citizen, but the act minus the invalid provisions are allowed to stand. जो 8 sections है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के, वो अल्ट्रा वायर्स थे और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे थे, तो उन 8 सेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू स्ट्राइक आउट इनवैलिड प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज बियॉन्ड दैट नेसेसिटी ऑफ द केस. जो कोर्ट जो एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर्स, वो जितनी नेसेसिटी है उस केस के रिगार्डिंग उतनी ही एक्सरसाइज करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है. Third point is sometimes valid and invalid portions of the act are so intervened that they cannot be separated from one another. कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया when we were discussing about the meaning of the doctrine. तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास कि वैलिड और इनवैलिड पोर्शंस को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. इन सच केसेस the invalidity of the portion must result in the invalidity of the act in its entirety. उस सिचुएशन के अंदर जो पूरा स्टैट्यूट है, पूरा एक्ट है, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. The reason is that what remains valid is so inextricably bound up with the part declared invalid that the valid part cannot survive independently. वो दोनों इस तरीके से बाउंड अप होते हैं कि जो वैलिड पार्ट है वो सरवाइव ही नहीं कर सकता है इनवैलिड पार्ट के बिना. तो हमें वैलिड और इनवैलिड पार्ट को दोनों को ही वॉइड डिक्लेयर कर देना पड़ेगा. नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन्स जब हम पढ़ते हैं और आर्टिकल 13 जब हम पढ़ते हैं, तो कोई भी लॉ जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उस लॉ के अंदर वेदर वी आर इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम आर्टिकल 368 के अंदर डील करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है. तो हम क्या उन्हें भी आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 2 में लेके आएंगे? सो वी आर रीडिंग दिस विद एंड डीलिंग विद दिस सिचुएशन नाउ. Is constitutional amendment a law under Article 13 Clause 2? The question whether the word law in Clause 2 of Article 13 also includes a constitutional amendment was for the first time considered by the Supreme Court in Shankari Prasad versus Union of India AIR 1951. यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आ रहा है 1951 का, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस वाले केस को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ईयर से भी पूछ लिया जाता है. इसमें ये बोला गया, द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड लॉ इन क्लॉज 2 डिड नॉट इंक्लूड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368. जो डेफिनेशन हमने लॉ की पढ़ी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 368 के अंदर जो मेंशन्ड है उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया. नेक्स्ट स्लाइड. Thus, the court overruled
The word law in Article 13 must be taken to mean rules or regulations made in the exercise of ordinary legislative power and not amendments to the constitution made in the exercise of constitutional power. ये वाली स्लाइड ये मेंशन कर रही है कि जो भी वर्ड लॉ है जो हमने ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर डिक्लेयर किया है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, उन्हें ही सिर्फ हम आर्टिकल 13 में लेंगे, लेकिन जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 13 के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट केस इज लेटर इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965. द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड शंकरी प्रसाद केस. जो भी शंकरी प्रसाद के अंदर हेल्ड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह के केस में भी उसी को अपहेल्ड किया, बट गोलकनाथ के केस में उस सिचुएशन को ओवररूल कर दिया गया. But in Golaknath versus State of Punjab AIR 1967, the Supreme Court overruled its decisions in the aforesaid cases. जो अभी तक शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जो हमने डील किया वो गोलकनाथ के केस में हमने ओवररूल कर दिया and held that the word law in Article 13 Clause 2 included कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो गोलकनाथ का केस ये बोल रहा है कि लॉ की डेफिनेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी लाएंगे और डिस्कस करेंगे. Hence, if an amendment to the constitution took away or abridged fundamental rights of the citizen, the amendment would be declared void. अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो उस अमेंडमेंट को भी हम वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं. इस वाली सिचुएशन को हमने आगे केशवानंद भारती 1973 का जो केस है उसमें भी इलैबोरेटली डिस्कस किया. सो नेक्स्ट पैराग्राफ सेज इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफिकल्टी created by the Supreme Court decision in गोलकनाथ केस. जो भी गोलकनाथ के केस में मेंशन किया उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशन का 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 by which clause 4 was added to Article 13. आप क्लॉज 4 भी रीड करिएगा, उसमें क्या मेंशन है. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड अंडर आर्टिकल 368 शैल नॉट बी कंसिडर्ड लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. गोलकनाथ के केस को वापस से हमने ओवररूल किया और हटा दिया और पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और वो ये कह रहे हैं कि जो हमने शंकरी प्रसाद के केस में हमने डील किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो वही बात केशवानंद भारती के केस में भी बोली गई है और 24th अमेंडमेंट एक्ट भी यही बोलता है. The validity of the said amendment was considered by the Supreme Court in Keshwanand Bharti case 1973. Supreme Court held that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप तभी चैलेंज करोगे अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन रहे हैं और फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा, तभी हम कोर्ट के पास जाएंगे और उनको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं. Got it? The whole situation is cleared now. हमने 4 केसेस पढ़े, शंकरी प्रसाद का केस पढ़ा, सज्जन सिंह का केस पढ़ा. तो इन दोनों में एक ही बात कही गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लॉ डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन गोलकनाथ के केस में इस चीज को ओवररूल किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी लॉ की कैटेगरी में लेके आए. लेकिन गोलकनाथ के केस को फर्दर हमने 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और केशवानंद भारती के का जो केस है उसके थ्रू वापस से जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो हेल्ड हुआ था वही हमने उसी चीज की वैलिडिटी बताई है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, thus the court overruled
गोलकनाथ केस एंड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सेड अमेंडमेंट। तो हमने जो गोलकनाथ में पढ़ा वो उसकी आज वैलिडिटी कंसिडर नहीं की जाती है। नाउ फोर्थ डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब है क्या हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हैं? कैन अ पर्सन वेव एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहले हमने जो इस चीज की जो वैलिडिटी है वो बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखी, AIR 1955 का जो केस है, दैट फंडामेंटल राइट्स वर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड categories. First is rights conferring benefits on the individual. Second is those rights conferring benefits on the general public. The learned judge opined that a law would not be a nullity but merely unenforceable. Like कोई भी लॉ होगा उसको आप एकदम से नल नहीं कर सकते, बट उसको सिर्फ आप क्या करोगे? अनएनफोर्सेबल। इफ इट वॉज रिपग्नेंट विद अ फंडामेंटल राइट इन द फॉर्मर कैटेगरी and that the affected individual could waive such an unconstitutionality, in which case the law would apply to him. ठीक है, तो जो भी पर्सन है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, वो वेव कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट को टू द एक्सटेंट अगर उसके फंडामेंटल राइट को रिपग्नेंट कर रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, इन विच केस द लॉ वुड अप्लाई टू हिम। उस एक्सटेंट तक जहां तक उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(f was for the benefit of the property owners, and when a law was found to infringe article 19(1)(f, it was open to any person whose right had been infringed to waive his fundamental right. जिस भी पर्सन का पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी के प्रॉपर्टी ओनर्स को प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो वो पर्सन खुद अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है। नेक्स्ट केस है इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर में, दैट इज ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1986। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये कह रहा है, इन अ रिट प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट the pavement dwellers gave an undertaking that they would not claim any fundamental right to put up huts on pavements or public roads, and that they would not obstruct the demolition of the huts after a certain date. Later, when the huts were sought to be demolished after the specified date, the pavement dwellers put up the plea that they were protected by Article 21. सबसे पहले तो पेवमेंट ड्वेलर्स थे, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बोला कि वी विल नॉट क्लेम आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हम हमारे हट्स बना रहे हैं पेवमेंट और पब्लिक रोड पे, ठीक है, और अगर उनका कोई डिमोलिशन भी होता है तो हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। बट बाद में उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर अपनी प्ली लगाई कि हमारी हट्स जो है उनको डिमोलिश कर दिया जा रहा है। It was argued in the Supreme Court that they could not raise any such plea in view of their previous undertaking. तो सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि वो लोग ऐसी कोई प्ली रेज नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने पहले ही एक अंडरटेकिंग दे दी थी कि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं करेंगे। The court overruled the objection, saying that fundamental right could not be waived. और कोर्ट ने उनके जो डिसीजन था उसको ओवररूल किया, जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया था उसे ओवररूल किया, और उन्होंने उनको कहा कि दैट फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी वेव्ड। देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट लॉ ऑफ द land. The Constitution has conferred fundamental rights not only to benefit individuals but to secure the larger interest of the community. The court observed, no individual can barter away the freedoms conferred on him by the Constitution. इस केस में यही हेल्ड हुआ कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए है और जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी है उसके बेनिफिट के लिए है।
कोई भी इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम्स को बार्टर अवे यानी छोड़ नहीं सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस इज नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 SCC। इसमें दे रखा है फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बार्टर्ड अवे। ठीक है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज नॉर कैन देयर बी एनी एस्टॉपल अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आर्टिकल 13 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ थैंक यू फॉर द पेशेंस दैट यू हैव, आप मेरे साथ बने रहे हैं पूरी पीपीटी के थ्रू। आपने आर्टिकल 13 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू विथ मी। और आप अपनी जुडिशरी की जो स्टडीज हैं वो करते रहिए एंड डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can stay tuned with the constitutional series. Thank you so much.